सो एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 सरफेसेस की बात करते हैं। देखिए अब तक तो हम जब एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो इस तरह के 3 प्लेन्स हैं हमारे पास ना, कोई भी कर्व नहीं है इसमें से, स्ट्रेट प्लेन्स हैं सब के सब। जब हम एक कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं या स्पेसिफिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेन्स हैं, बट वो प्लेन स्ट्रेट है। ये वाला प्लेन तो एक प्लेन आपको दिखाई दे गया होगा। अगर सिलेंड्रिकल के अपर पार्ट को या लोअर पार्ट को आप देखें तो दिस इज आल्सो ए सरफेस, दिस इज ए प्लेन सरफेस। बट अगर इसकी बात करें, दिस इज कर्व सरफेस, राइट। और एक और सरफेस है जो आपको दिख रही होगी, दिस। तो इस तरह की 3 सरफेसेस हैं जिसमें से कि 2 तो प्लेन है विदाउट एनी कर्व, और थर्ड जो सरफेस है वो कर्व सरफेस है। तो इन 3 सरफेसेस के आपस में 3 तरीके से म्यूचुअली 3 टाइप से काटने पर हमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस मिलते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 प्लेन सरफेसेस थी और इन 3 प्लेन सरफेसेस के म्यूचुअली कट करने से हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिले थे, राइट, एक्स, वाई एंड जेड। सिमिलरली हमें यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। देखते हैं कौन कौन किसको काटने से क्या क्या मिलेगा। अगर मैं इस सरफेस और इसकी बात करूँ, दिस एंड दिस, ये वाला सरफेस ऊपर वाला और ये वाला सरफेस, इन दोनों को काटने से जो मिल रहा है दिस। अगर हम इस सरफेस की बात करें और इस सरफेस की बात करें तो इन दोनों के सरफेस के काटने से हमें एक पूरा जो पाथ है, लीनियर पाथ, वो मिलेगा। तो अब कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या करें, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस तो क्या होगी, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो हमें जो लाइन मिली है वही कर्वेचर में लिए हुए है। सो इस पॉइंट पर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस, लाइक दिस। दिस इज अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पार्डन, इस वाली सरफेस से और इस वाली सरफेस को काटने से जो हमें कोऑर्डिनेट मिल रहा है, दिस इज। सो हमने देखा 2 सरफेसेस के काटने से हमें किस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सेस मिल जाएंगे। ये जो आर वेक्टर है ये आपको इस सरफेस और इस सरफेस के काटने से मिलेगा। जो जेड कोऑर्डिनेट है वो आपको ये जो बाहर की कर्व सरफेस है उसको, और ये लीनियर सरफेस, सॉरी प्लेन सरफेस है, इसको काटने से जेड एक्सिस। एनी डाउट? देखिए डाउट मत रखिएगा, ये जो किस तरह से सरफेसेस मिल रही हैं और सरफेसेस के काटने से कभी तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है जो कि स्ट्रेट कोऑर्डिनेट होती है, और जब हमें स्ट्रेट कोऑर्डिनेट नहीं मिलता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं मिलती है, तो हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। 2 सरफेसेस काटने से जो एज अगर इरेक्ट ना होकर कर्व शेप में है तो उस कर्व शेप पर टेंजेंट डाला जाता है सो दैट वी गेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जब भी आप इसे विजुअलाइज करेंगे, एक बात बहुत ही श्योर है, 2 सरफेसेस जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, चाहे हम इसको लें या इसको लें, इसको लें या इसको लें, या इसे लें या इसे लें, दीज ऑल 3 सरफेसेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और इन परपेंडिकुलर सरफेसेस काटने से जो भी लाइन मिल रही है, वेदर इट इज़ ए कर्व लाइन और इस स्ट्रेट लाइन, तो जो लाइन मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग आप जो भी कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाएंगे दैट विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये आर, थीटा और जेड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी भी आपका कोई डाउट हो किसी तरह का? ओके, सो किसी ने ड्रॉ कर लिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या बनाते हैं, कोई कमी किस तरह की आप अगर रखते हैं तो मुझे उसको इंडिकेट करना होगा। कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि उसका सही बन गया है, शी कैन शेयर हर स्क्रीन।
स्नेहा, ओके ओके स्नेहा, तो ओके जब आप ये ड्रॉ करें तो अच्छे से समझ। स्नेहा एक बार वापस से प्रेजेंट कीजिएगा। ओके सो एवरीवन क्लियर। जब आप आर को ड्रॉ कर रहे हैं, थीटा को ड्रॉ, स्पेशली जो थीटा ड्रॉ कर रहे हैं आप इसको टेंजेंट फॉर्म में दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप इसे टेंजेंट फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये वाला कर्व और ये वाले कर्व से ये वाली जो लाइन बनी है वो इधर बाहर की तरफ, राइट एवरीवन। चलिए हमने सिलेंड्रिकल, इसने स्टॉप कर लीजिएगा। सिलेंड्रिकल स्क्रीन विजिबल हो रही है, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद अब बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। तो यहाँ पर कोई कुछ पूछ रहा था, ऐसा करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी आप ड्रॉ कर लीजिए एक बार। और ड्रॉ करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिस तरह से दो सरफेस, एक सरफेस कर्व थी और दो सरफेसेस प्लेन थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर कितनी सरफेसेस प्लेन है, दिस एंड दिस। ये प्लेन है वैसे दिखने में, शेप इसकी थोड़ी हाफ सर्कुलर टाइप की है, बट दिस इज प्लेन। और एक जो सरफेस है आउटर मोस्ट सरफेस, जिस तरह स्पेयर की होती है, जिस तरह से स्पेयर की जो सरफेस होती है वो वाली है, यू कैन विजुअलाइज लाइक दिस, बाहर जो सरफेस है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक कर्व सरफेस है और दो प्लेन सरफेसेस हैं, और इनके काटने से हमें 3 एक्सेस मिलेंगे। और वो 3 एक्सेस जो होंगे, क्या वो हमें लाइन फॉर्म में मिलते हैं या फिर हमें टेंजेंट उस पर डालना होगा। तो आप इसे ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करते हुए समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से आप टेंजेंट डाल रहे हैं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूं या आप ड्रॉ करेंगे? ओके सो पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इस बात को कि किस तरह से क्या ड्रॉ होगा, है ना। एक तो आपको दिख गया होगा, देखिए एक सर्किल यहाँ पर है, हाफ सर्किल, ऐसा ही हाफ सर्किल। अगर कोई पॉइंट पी हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं तो उस पॉइंट पी पर हमें देखना है कि कोऑर्डिनेट किस किस तरह से होंगे, राइट। सो जिस तरह का सर्किल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बेसिकली सर्किल इज ए सरफेस। सो यहाँ पॉइंट पी पर हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया है इस तरह का, ठीक। ये जो सर्किल है बेसिकली इससे प्लेन, और इस प्लेन और आउटर मोस्ट सरफेस के काटने से जो पॉइंट हमें मिलेगा, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलेगी, क्या आप बता सकते हैं कौन सी मिलेगी? इसमें से कौन सी मिलेगी? थीटा, आर, फाई, थीटा, इसमें से कौन सी सरफेस हमें किसके काटने से मिलेगी? वॉइस नहीं आ रही है? यस, मेरी वॉइस में कोई इशू है? सरफेस बताएं। सरफेस के लिए ना आप 3D इमेजिनेशन कीजिएगा। आप एक टमाटो लीजिए, ठीक है, और उस टमाटो को ऊपर वाले पार्ट पे एक स्लाइस कर दो, है ना। तो अगर हम उस टमाटो को ऊपर वाली स्लाइस कर देंगे तो जो स्लाइस मिलेगी आपको ये छोटी सी, इस छोटी सी स्लाइस का ये जो प्लेन है नीचे वाला, इसको काटने से और टमाटर की जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसको काटने से जो लाइन हमें मिलेगी, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें मिलेगी, वो कौन सी हो सकती है? एवरीवन क्लियर? हम टमाटो का सैलेड बना रहे हैं और अपर मोस्ट सेक्शन को हमने काट दिया है, तो आपको दिखता है कि दूसरी जो स्लाइड होगी छोटी वाली, वहाँ पर एक प्लेन होगा इस तरह का। उस प्लेन और टमाटर की जो आउटर मोस्ट सरफेस है, उन दोनों के काटने से कौन सी लाइन हमें मिलेगी यहाँ पर?
राइट। जो सरफेस होगी सॉरी दोनों सरफेसेस के काटने से हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, हमें एक कर्व लाइन मिलेगी जो यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ है। तो कर्व लाइन पर कोऑर्डिनेट ऑब्टेन करने के लिए वी हैव टू मेक ए टेंजेंट जो कि इस तरह से E फाई होगा। किसी को कोई डाउट? सो दो सरफेसेस तो क्लियर हो गई है। अब जैसे हम लोग एप्पल काटते हैं, एप्पल अगर 4 लोगों में बांटनी हो तो आप क्या करेंगे उसको? वर्टिकली काटेंगे या हॉरिजेंटली काटेंगे? एप्पल को जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हमें सभी लोग वर्टिकल काटेंगे, क्योंकि क्या एप्पल में सिमेट्री होती नहीं है, तो अगर इसकी सिमेट्री फाइंड आउट करनी है तो हमें इसे वर्टिकली काटना पड़ेगा। तो जब वर्टिकल शेप में आप 4 स्लाइसेस काटेंगे तो कोई भी एक स्लाइस आप देखिएगा, उस स्लाइस से हमें क्या मिलती है? एक सरफेस। और वो सरफेस कौन सी वाली होती है? एम आई राइट? है ना? हमने एप्पल काटी है, एप्पल की जो चौथी स्लाइस है वो ये वाली है। दो इसकी विड्थ होगी, हम उस विड्थ को नहीं देख रहे हैं। सो दिस इज एप्पल। कोई बता सकता है ये नीचे वाला पोर्शन क्यों नहीं है इसमें? होना तो ये पूरा चाहिए था, अगर हम एप्पल को पूरा तरह से करें। नीचे वाला पोर्शन क्यों नहीं है? क्या रीज़न हो सकता है? राइट, वेरी राइट, एकदम सही कहा आपने। हम एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, बाकी फोर्थ की हम बात नहीं करेंगे, है ना? अगर हम फोर्थ में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो हम पॉजिटिव उसकी बात कर रहे हैं। सो हमने एप्पल की स्लाइस निकाल ली है। अब आप बताएंगे कि स्लाइस जो आपने निकाली है और जो आउटर मोस्ट सरफेस है एप्पल की, 4 स्लाइस बनाने के बाद आप उसे फिर से जोड़ दें, यानी कि ये वाला प्लेन एंड आउटर मोस्ट सरफेस वाला प्लेन, उससे आपको कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा दोनों के काटने से? एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट? ई थीटा? किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो कि ई थीटा कैसे मिला है? ओके, वेरी राइट। सो अब हमारे पास 2 सरफेसेस कौन कौन सी बच गई हैं, जरा बताएं। आउटर तो हमने 2 बार काउंट कर लिया। कौन से दोनों प्लेन? वही तो प्रॉब्लम है। आई कैन से दिस प्लेन 1, ठीक है, प्लेन 2, ताकि हम इसको नाम दे दें प्लेन 1, प्लेन 2, और जो आउटर मोस्ट मैंने इसको कहा 3। तो हमने 3 और 2 के काटने से ए थीटा कहा, हमने 1 और 2 के काटने से हमें 1 और 2 के काटने से हमें क्या मिला? नहीं, 1 और 2 का काटना नहीं देखा, 1 और 3 के काटने से आपने कहा ई फाई है। और अब कौन सा रह गया? 1 2 रह गया है ना? क्लियर एवरीवन? 1 और 2 ही रहा है ना? और 1 और 2 के काटने से हमें क्या मिलेगा? ई आर, राइट। सो इस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। ई थीटा और ई फाई टेंजेंट के थ्रू मिला है, और जबकि ये वाला जो पॉइंट है वो आपको दिख जाएगा कि किस तरह से कटा हुआ है, और ई आर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया। तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब आप इसे अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि ड्रॉ होना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। क्या आप इसे किस तरह से ड्रॉ करते हैं? चीज़ों का जो लाइन अलाइनमेंट है वो आप उससे ध्यान रखते हैं या नहीं? तो ड्रॉ कीजिए और जल्दी से कोई अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन मूव टू द अदर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ER बेसिक, यस यस यस। ER कैसे आया? ये ER सही है या गलत है? ज़रूरी नहीं है, बाकी लोग बोल रहे हैं तो सही होगा, हम उसको चेक कर सकते हैं। आपको ई फाई और ई थीटा तो समझ में आया?
हम्म। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ई आर कैसे आया? एनीवन? उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? मेरे ख्याल से यही कन्फ्यूज़न है ना? ये यही कन्फ्यूज़न है ना? हाँ, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? सभी लोग इस पे सोचे उसका इंटरसेक्शन क्या है? उसका इंटरसेक्शन कोई लीनियर लाइन है या फिर वंस अगेन वी हैव टू मेक ए टेंजेंट? ये जो ई आर है वो टेंजेंट है या कुछ और है? हाँ, वन और टू पैरेलल नहीं है, पैरेलल सरफेसेस से तो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। आर यू श्योर ये लीनियर लाइन है? यहीं पर ही कन्फ्यूज़न है, क्या ये लीनियर लाइन है? इनके सरफेस के काटने से लीनियर लाइन बनेगी। चलिए 5 मिनट सोचिए इस पर, और तब तक आप फिगर भी कीजिए। जब आप ड्रॉ करें तो इस बात पे ज़रूर से सोचिएगा कि क्या बनेगा। ओके, एक आंसर आया टेंजेंट। लेट्स सी बाकी लोगों को समझ में आता है क्या? सो सेंटर पॉइंट से आपका क्या लेना देना? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये जो आर आपको दिखाई दे रहा है, इसे डिस्टेंस, ठीक है ना? इस डिस्टेंस से कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? इवन सेंटर चूज़ करना भी आप पे डिपेंड करता है, बट ठीक है, लेट्स से कि दिस इज़ पॉइंट 0, जहाँ पर ये तीनों प्लेन आपस में मिलते हैं, ठीक है ना? तीनों का एक ही सेंटर है, तो 0 ओरिजिन पॉइंट हो गया सभी प्लेन्स के लिए, चाहे वो ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, या चाहे, क्योंकि सबकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से सेम है। नाउ 0 से और पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज़ आर। ये डिस्टेंस आर होना और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होना ई आर, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डायरेक्शन हो सकता है सेम हो। ओके, ये सेकंड आंसर आया टेंजेंट। देखते हैं बाकी लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। ड्रॉ करते हुए सोचिएगा। इंटरसेक्शन क्या सर्किल होगा इसका?
ड्रॉ हो गया ये, कोई शेयर कर सकता है इसको? कौन शेयर कर रहा है? कौन शेयर कर रहा है अपनी स्क्रीन को? शिवानी, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, हाँ स्क्रीन विजिबल हो रही है। शिवानी, थोड़ा ओरिएंटेशन ठीक कर दो सो दैट आई कैन सी दैट कि क्या किया है आपने। ओरिएंटेशन ठीक कर दीजिए अपनी कॉपी में। जब चीज़ें हॉरिजेंटली देखी जाए तो समझ में नहीं आएंगी। अभी हमें हॉरिजेंटली दिख रहा है, वर्टिकली आप दिखाएंगे तो सही समझ में आएगा। शिवानी, आप बताइए यहाँ पर क्या क्या गलती हो सकती है आपसे? कहाँ लगता है कि आपको सही नहीं बनाया मैंने? कहीं लगता है कि मैं सही नहीं बना पाई कहीं पर, किसी पॉइंट पर? ज़्यादा बड़ा हो गया प्लेन आपका, है ना? तो हम एक स्पेयर की बात करें तो इसकी स्पेयर की जो शेप है वो मेंटेन होनी चाहिए। शिवानी, जो क्वेश्चन का डाउट है वो आप बता सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है आर क्या है? आर कोई स्ट्रेट लाइन है? वो स्ट्रेट लाइन है कहाँ पर बट? किस किस प्लेन के काटने से बनी है? एक प्लेन जो कि कर्व शेप में है, जिसकी जो आर्क है वो कर्व शेप में है, और दूसरा प्लेन जिसकी भी जो शेप है, आउटर मोस्ट शेप है, वो आर्क शेप में है। दोनों के काटने से स्ट्रेट लाइन बन सकती है क्या? आउटर मोस्ट पॉइंट देखिए, वो कर्व शेप में है। वैसे वो प्लेन है, सरफेस प्लेन है, ठीक है। बट एजेस तो प्लेन नहीं है ना, एजेस तो स्ट्रेट नहीं है ना, एजेस तो कैसी हैं? कर्व हैं। दोनों प्लेन कैसे हैं हमारे पास? सरफेसेस उनकी प्लेन है, बट जो आउटर मोस्ट पॉइंट हैं वो कैसे हैं? कर्व शेप में है। सो इन दोनों प्लेन के काटने से कभी भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्या? जब आप रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है वहाँ पर? दोनों क्या होता है? स्ट्रेट है ना?
और उनकी काटने की वजह से एक लाइन मिलती है। यहाँ पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मिलती है? तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक जिस तरह से आपने अदर पॉइंट्स के लिए टेंजेंट डाले हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक टेंजेंट लाइन होनी चाहिए। बट उसको विजुअलाइज कीजिएगा क्योंकि ये 3D इमेज है, तो जो टेंजेंट का जो राइट ओरिएंटेशन है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो टेंजेंट है वो किस तरह से है उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी एक टेंजेंट है इस पॉइंट पर, बट यहाँ आप सबको कटता हुआ दिखाई दे रहा है ये सरफेस, ये कटता हुआ नहीं है। बेसिकली इट इज़ अपर साइड में टेंजेंट है। सो हमें 2D मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, ना ओके। नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना अब तो? हाँ। सो समझने की कोशिश कीजिएगा। E5 तो लाइक आप इस वाले प्लेन में टेंजेंट है, ये जो है जस्ट लाइन सेगमेंट के लिए ऐसे देखिए, हमारे पास जब सिलेंड्रिकल की बात कर रहे थे तो ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, दोनों प्लेन है, ठीक है। बट इसमें से ये क्या है, ये एक इरेक्ट प्लेन है, मतलब इसकी जो एजेस हैं वो कर्व नहीं है, इसकी एजेस कर्व हैं। तो इन दोनों के काटने से फिर भी एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है इस तरह की। बट अगर इस तरह के दो प्लेन्स हों, दोनों की एजेस क्या है, कर्व हैं, इसकी भी और ये वाले भी। तो इन दोनों के काटने से कोई भी प्लेन लाइन नहीं मिलेगी आपको। वंस अगेन जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पर एक टेंजेंट होगा ER अपर साइड में। अभी भी कोई डाउट है किसी को? क्यों नहीं होगी? डायग्राम में मैं आपको वही विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ, इसे 2D डायग्राम। अगर आप इसे 3 में करेंगे तो ये पास नहीं होती है अंदर से, ये 2D डायग्राम है इसलिए पास हो रही है। ये 2D में इसलिए पास होती हुई दिखाई दे रही है, 3D में पास नहीं होगी अंदर से। मैं इस टेंजेंट को और कैसे बनाऊँ, आप किस तरह से बना सकते हैं? है किसी के पास ऑप्शन? ये अंदर से पास नहीं हो रही है, इट इज़ लाइक अपर साइड में कुछ चीज़ है। थ्री डी में विजुलाइज कर सकते हैं, ये अंदर से कट नहीं हुई है, ये अपर साइड में कोई चीज़ टेंजेंट हो रहा है, और इनफैक्ट नॉट इन अपर साइड, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, इस साइड में ही। थोड़ा और सोच लीजिएगा, एनीवे वी कैन डिस्कस एनी टाइम। मेरे पास आज एप्पल नहीं तो मैं आपको काट के खिला तो नहीं सकती थी, बट दिखा जरूर सकते थे। ओके, सो यू कैन ट्राई। आप कोई भी टमाटर ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, एंड कट द टमाटो। उसके अपर पार्ट को काट दीजिएगा। सबसे पहले तो 2 टमाटर लीजिएगा, अपर पार्ट को काट के 2 सरफेसेस आपके पास मिल जाएंगे, दिस वन एंड यू कैन विजुअलाइज कि किस तरह से टेंजेंट बनेगा। सेकेंडली आप स्लाइसिंग कर सकते हैं ये वाली, एंड देन यू कैन विजुअलाइज कि इस तरह से आपको कैसे टेंजेंट मिलेगी। और टेंजेंट डालने के लिए आपको सिंपली कोई पेन या पेंसिल आप उस पॉइंट पर रख दीजिएगा, तो इट विल गिव यू द टेंजेंट शेप। सो अभी ये सब हो गया है, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस फिगर आल्सो। अलग अलग फिगर्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, लाइक यहाँ पर ER आपको IR यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, I थीटा एंड I5 यहाँ पर उल्टा है। यस,
प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर दो प्लेन्स यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, किसी तरह का कोई लाइन हमें यहाँ पर जो कर्व लाइन है वो नहीं मिल रही, बस एक पॉइंट मिल रहा है दोनों के काटने से। और उस पॉइंट पर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से ER मिल रही है। सर्किल तो ये इस वाले उसमें है, सर्किल ये वाला प्लेन 1 और जब 3 आपस में काटता है तो देन इट इज़ सर्किल। 1 और 3 के काटने से हमें सर्किल मिलता है और इस सर्किल पे टेंजेंट डाल के हमने E5 ऑब्टेन किया। जब प्लेन 2 और 3 आपस में काटता है तो हमें ये लाइन दिखाई दे रही है। प्लेन 2 और 3 के काटने से ये हमें लाइन मिलेगी और उस लाइन पर हम टेंजेंट डालेंगे E थीटा। बट प्लेन 1 और 2 के काटने से हमें किसी भी तरह की कोई लाइन नहीं मिल रही है, वी जस्ट गेट दिस पॉइंट। और अगर हम यहाँ से टेंजेंट डालेंगे देन वी कैन ऑब्टेन दिस थर्ड कोऑर्डिनेट ER, जो बेसिकली क्या कर रहा है, सेंटर से अगर आप मिलाएंगे तो सेंटर से मिलता है, तो सेंटर से जाता हुआ एक पॉइंट हमें मिलता है। बट दिस लाइन इज़ नॉट ए कट पॉइंट ऑफ दिस प्लेन 2 and 1। प्लेन 1 और 2 के काटने से ये वाली लाइन नहीं मिलती है हमें। अभी यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंजेस देख सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग चेंजेस होते हैं। लाइक यहाँ पर वापस से E5 बोला है इसको, दिस इज़ E5, आप E5 कर सकते हैं, I5 कर सकते हैं। बेसिकली E और I बोथ आर यूज फॉर द यूनिट वेक्टर्स। सो I5 E5, यहाँ पर थीटा बोला है इसी चीज़ को इन्होंने। यहाँ पर IR, आई गेस IR सेम होना चाहिए, बस थोड़ा ओरिएंटेशन इधर उधर हो गया है। ER IR सेम है, मतलब मीनिंग सेम है इनका। और यहाँ पर I थीटा कर दिया और जबकि इन्होंने इसको E5 कर दिया। सो ये जो एक्सचेंज ऑफ डिनोशन है, जो नोशन रहता है वो होता रहता है, बट किसी एक बुक को फॉलो करते हुए आपको कोई एक नोटेशन लेकर चलना पड़ता है। सो इट कैन, दिस एंगल कैन बी 5 और दिस एंगल कैन बी 5। अच्छा, एंगल्स की बात नहीं है अभी तक। नाउ यू कैन मेक द एंगल्स की कौन कौन से होंगे। ये जो प्लेन है, अगर इसको हमें डिफाइन करना हो कि प्लेन कितना एंगल पर है, तो दिस इज़ फाई एंगल, जो आपको साफ साफ क्लियरली दिख रहा होगा कि कितना। अगर हम एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस की बात करें, यानी कि जब इसका कंपैरिजन किया जाए किनका, ER E5 और E थीटा का। ER E5 E थीटा ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम इसको कंपेयर करें विद एक्स वाई जेड विच आर कोऑर्डिनेट एक्सेस इन रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सेस से कितना डिस्टेंस पे है, या कितना हम इसको मैथमेटिकली या क्वांटिटी वाइज कैसे बताएंगे, दिस इज सर्टेन एंगल फाई। और इसी तरह से एक एंगल जो जेड एक्सेस और यहाँ वेक्टर आर के बीच में बन रहा है, दिस इज एंगल थीटा। और ये जो डिस्टेंस आर है वो बताता है कि कितना सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस पर है कोई भी वेक्टर। सो दिस इज वेक्टर आर, ये वेक्टर आर जेड एक्सेस से जो एंगल बना रहा है दिस इज थीटा, और ये जो प्लेन है एंगल बना रहा है वो है फाई। ये उल्टे भी हो सकते हैं, कभी इसको फाई कभी इसको थीटा कहा जा सकता है। ठीक इसी तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये चीज़ें रह गई थी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये जो प्लेन है एक्सिस जो एंगल बना रहा है दिस इज थीटा, ये डिस्टेंस आर, और ये डिस्टेंस जो जेड एक्सिस की तरफ है वो है जेड। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज थीटा आर और जेड। कभी कभी इसे रो कहा जाता है, इसे यूजुअली आर कहते हैं और इसे जेड कहते हैं। सो ये जो नोटिफिकेशन है अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसे थीटा कहा गया है, किसे आर कहा गया है और किसे जेड कहा गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फाई एंगल कौन सा है, थीटा एंगल कौन सा है, एंड देन आर किसे कहा जा रहा है। थीटा, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P से अगर आप लंबा लें जेड एक्सिस पर, या प्रोजेक्शन भी आप कह सकते हैं जेड एक्सिस पर, जेड एक्सिस से जो प्रोजेक्शन है, तो ये जो प्रोजेक्शन है कितना एंगल बना रहा है,
पॉइंट P का प्रोजेक्शन जेड एंगल पे कितना एंगल बना रहा है। इसी तरह से पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन है ऑन XY प्लेन वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। दिस इज़ फाई, दिस इज़ थीटा, दिस इज़ फाई। अभी ये हमने क्यों किया है? ये हमने इसलिए किया है सो दैट वी कैन मेक ए रिलेशन बिटवीन रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसको जानने के लिए हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड से इसको कंपेयर किया कि आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। तो हमने देखा कि ये क्या रिलेशन है, ये जो प्लेन है वो यहाँ पर फाई एंगल लिए हुए है और ये जो पॉइंट P है अगर मैं इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे डालते हैं तब दिस इज एंगल थीटा। इसी का प्रोजेक्शन अगर एक्स वाई प्लेन में डाला जाए देन दिस इज फाई। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज द पॉइंट P, projection on xy plane, this makes an angle theta and this distance is z from the origin, same, दोनों पैरेलल हैं इसलिए जो भी डिस्टेंस होगी z होगी और थीटा हो ही गया है एंड दिस थीटा एंड दिस इज r। ओके, अच्छा, अब जिस तरह से हमने रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए किया था ठीक उसी तरह से सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के लिए करना है। अभी सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गए होंगे। अब वही चीज़ जो हमने रेक्टिलिनियर के साथ की है वही करेंगे। रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कहा वेक्टर r इज़ ए फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 और डेल्टा r यानी कि एक स्मॉल डिस्टेंस जो है उसको हम लिख सकते हैं e1 कैप h1 डेल्टा u1 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये जो है इसको हम b1 वेक्टर कहते हैं और b1 वेक्टर में यूनिट वेक्टर E1 कैप और H1 इंक्लूड होता है। H1 एक स्केलर फैक्टर है और E1 कैप इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिमिलरली अगर हम यस हाँ बेस वेक्टर, बेस वेक्टर नहीं, हम फॉरगेटिंग बेस वेक्टर नहीं कहते हैं इसको, कुछ और कहते हैं, इसका कुछ और नाम है। बेसिकली यहाँ पर जो भी आएगा, देखिए आप पार्शियल डेरिवेशन जानते हैं ना, जब r डिपेंड करेगा u1 u2 u3 पे तो थोड़ा सा मुझे लिखने में दिक्कत है बट स्टिल आई कैन राइट डेल्टा r अपॉन डेल्टा u1। अगर ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें आप तो ये जो क्वांटिटी है वो कैसे लिखी जाएगी। अब आप ही बताइए यहाँ पर b1 क्या होना चाहिए। b1 क्या है यहाँ, डेल्टा r अपॉन डेल्टा u1। मैं अगर इसको b1 कह रही हूँ तो ये b1 क्वांटिटी क्या है, दिस। सिमिलरली अदर्स आल्सो। सो दिस इज सम वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज u1 तो आपके पास स्केलर है और वेक्टर r वेक्टर है और इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर रहे हैं तो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हमने कहा b1। नाम का फ़र्क है, आप जानते हैं जब भी हम पार्शियल डेरिवेशन करेंगे तो इस तरह की कुछ क्वांटिटीज़ आएंगी, इसको उठा के हमने कहा दिस इज़ b1। और इस वाले b1 में क्या क्या इंक्लूडेड है, एक तो इसका वो स्केलर फैक्टर होगा कि ये किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितना मैग्नीट्यूड लिए हुए है और दूसरा इसकी कोई डायरेक्शन होगी। सो अगर हम इसको भी तोड़ना चाहें तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, एक स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि मैग्नीट्यूड ऑन द एक्सिस बताएगी और दूसरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए जो कि इसकी डायरेक्शन बताए कि किस डायरेक्शन में बात हो रही है। समझ में आया आपको इसका फिजिकल मीनिंग। तो अब जरा आप खुद ही लिख लीजिएगा, कोई भी वेक्टर अगर ए होगा और हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ पर, लेट्स सी कि हम r थीटा और z को लेकर चलते हैं, i r i थीटा i z है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू ए आर आई आर ए थीटा आई थीटा ए जेड एंड दीज आर मैग्नीट्यूड और आई आर आई थीटा आई जेड क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन r। ओके और अगर हम सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए हम
आई आर, आई थीटा, आई फाई की बात करेंगे, जो कि यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग दीज डायरेक्शंस, और ये उनके मैग्नीट्यूड हैं ए आर, ए थीटा और ए फाई। जिस तरह से आप यहाँ डेल्टा आर निकालते हैं और चीज़ों को करते हैं, ठीक उसी तरह से वहाँ पर भी डेल्टा आर निकाल के चीज़ों को किया जा सकता है, बट मोर सिंपलर तरीका हम अपनाएंगे। हमारा एम क्या है, बेसिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों में हमारे पास किस किस की इन्फॉर्मेशन आ जाए, ये वाली इन्फॉर्मेशन, यूनिट वेक्टर की क्या वैल्यू है और स्केलर फैक्टर की वैल्यू क्या है, वन है या कोई और वैल्यू है, स्केलर फैक्टर 1 है या फिर कुछ और है। ठीक है, एक बार हमें ये पता लग गया, देन वी कैन डिटरमाइन इजीली ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज डील ऑपरेटर, व्हाट इज डाइवर्जन ऑफ एनी वेक्टर एंड व्हाट इज कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो समस्या आपको समझ में आ गई होगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है H1, H2, H3 की वैल्यू, और E1, E2, E3 को हम क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। ओके, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। मैथमेटिक्स में आप ये जानते होंगे, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे आएगा, x इजिकल टू आर कॉस थीटा, y इजिकल टू आर साइन थीटा और z इजिकल टू जेड। देख लेते हैं, एक पॉइंट P, ये इसके अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं आई आर, आई थीटा, आई जेड, जिनके रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर हैं। बट अगर हमें एक्स वाई जेड से रिलेशन इनको निकालना है तो वी हैव टू मेक ए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन याद रखिएगा, प्रोजेक्शन क्या होता है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पॉइंट है, दिस इज वेक्टर, अगर मैं ऊपर से कोई लाइट इंसिडेंट कर रही हूँ तो वो लाइट की जो शेड होगी वो कहाँ जाएगी। ये किस किसने करके देखा, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था आपको, प्रोजेक्शन करके देखिएगा। किसी ने करके देखा ये, डेली लाइफ में होता रहता है, बट आपको स्पेशली करके देखना था, एक पेंसिल लेकर और उसकी लाइट इंसिडेंट करनी थी और प्रोजेक्शन किस तरह से डाला जाता है। ये वाली लेंथ इससे बड़ी होगी छोटी होगी, ये जो लेंथ है छोटी होगी, और इसके बराबर कब हो जाती है, जितना जितना ये इसके पास आता जाता है ना, तो ये छोटी होगी प्रोजेक्शन लेंथ। सो जब भी हम प्रोजेक्शन डालेंगे तो एक्स वाई प्लेन पे, सो मैथमेटिकली यू नो कि अगर हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन डाला है देन दिस लाइन, और अगर ये लाइन हम कह रहे हैं दिस इज थीटा, ये वाली लाइन कितनी है, आर, दिस इज आर। सो ये कोई पॉइंट P है सिलेंड्रिकल पे यहाँ पर, ठीक है, विच इज़ लाइक दिस, और यहाँ पर आपकी जो प्रोजेक्शन डाला और ये जो प्रोजेक्शन लेंथ है दिस इज़ आर, हमें इसे कह रहे हैं आर, दिस इज़ आर। सो इफ़ दिस इज़ आर देन एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू हो जाएगी, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, एक्स एक्सिस इक्वल टू आर कॉस थीटा, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी वो हो जाएगी आर कॉस थीटा, ये जो वेक्टर है पॉइंट P पर। सिमिलरली अगर ये आर कॉस थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आर साइन थीटा। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, एनीवन। ये हो जाता है हमारा आर कॉस थीटा, आर साइन, सबको पता है ये बात, है ना। सो मैथमेटिकली यू वेरी वेल नो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और जेड इज इक्वल टू जेड। ये हम यहाँ पर जो भी फिगर है उससे लेकर आए हैं। अब हमें रिलेशन बनाना है किस किस में, लेट्स सी। वेक्टर ए को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहेंगे आई कैप एक्स, जे कैप वाई और के कैप जेड। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा और जेड। अब हम डेल्टा ए को कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने समझाया आपको। डेल्टा ए वेक्टर को हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव में डेल्टा U1, डेल्टा U2 एंड डेल्टा U3। और ये बेसिकली क्या है, दिस इज सम
बी। इसको हम B1 कह सकते हैं, B2 कह सकते हैं और B3 कह सकते हैं। सो B1 वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा ए वेक्टर डेल्टा U1 विच इज इक्वल टू H1 E1 कैप। अब यहाँ पर 1 और 2 और 3 क्या है? 1 क्या है? R, 2 क्या हो सकता है? थीटा, और 3 क्या हो सकता है? जेड। सो वही लिखा हुआ है BR वेक्टर डेल्टा ए वेक्टर डेल्टा आर। ए हमारे पास पहले से पता है, ए हमें रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू आर तो हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें ए पता है और ए को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। सो इफ यू विल डू दिस यू विल फाइंड दिस। यही आएगा, कुछ और आएगा? किसी को भी कोई डाउट कि ये नहीं आएगा? और इसी तरह से हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें सेकंड क्वांटिटी मिल जाएगी बी थीटा एंड बी जेड। डेफिनेटली दिस विल बी के ओनली बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट। आर थीटा और जेड क्या है? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और दीज आर इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट होते तो फिर हम नहीं कह सकते थे कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं जेड वाली जीरो हो जाएगी। यहाँ पर ये जेड जीरो हो गया बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट टू आर। थीटा इज इंडिपेंडेंट टू जेड, दैट्स वाई द थर्ड टर्म इज जीरो। हियर जेड इज इंडिपेंडेंट टू आर एंड थीटा, दैट्स वाई फर्स्ट टू टर्म्स आर जीरो। सो अब हमें बी आर बी थीटा और बी जेड मिल गया है। देन वी कैन गेट H1 अगर यहाँ से फाइंड आउट करना है तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ B1 की बात कर सकते हैं ताकि जो डायरेक्शन है वो निकल जाए। सो H1 विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ B1। सो 1 की जगह हम लिख दे R, R मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ BR। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? थीटा का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? नहीं, थीटा का कुछ और आएगा, R आएगा, ठीक है। और एच जेड का 1। सो यू गॉट द वैल्यूज़। क्या आएगी हमारे पास? एच की वैल्यू आ जाएगी 1, एच आर की वैल्यू 1, एच थीटा आर और एच 3 हो गया 1। सो स्केलर फैक्टर्स हमें मिल गए हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यूनिट वेक्टर तो आप जानते ही हैं क्या है? आई आर, आई थीटा, आई जेड। ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकालेंगे हम? आई आर, आई थीटा और आई जेड। राइट। सो B1 वेक्टर डिवाइडेड बाई H1। सो स्केलर फैक्टर इसके लिए 1 है। सो इट विल बी सिंपली कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यहाँ पर R है तो आई थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड आई जेड हो जाएगा के कैप। सो हमें जो डिज़ायर क्वांटिटीज़ थी वो मिल गई हैं। बेसिकली हमें H1, H2, H3 चाहिए था। अब अगर आपके पास ये वैल्यूज़ पता है देन यू कैन राइट द ग्रेडियंट, डेल ऑपरेटर, डाइवर्जन, कर्ल। अब आप ये लिख लेंगे कल। और सबको लिख कर क्या करना है? मुझे सेंड करना है क्लासरूम में। सबको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों में ही क्या है ये चीज़ें निकालनी है। ये चारों क्वांटिटीज़ जो मैं बोल रही हूँ बार बार रिपीटेडली, ग्रेडियंट, डाइवर्जन, कर्ल एंड डेल ऑपरेटर एंड लप्लासियन ऑपरेटर आल्सो। 5 चीज़ें हो गई हैं। तो 5 चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखी हैं। उनको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी निकाल कर बताना है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी निकालना है और ये आपको मुझे भेजना है क्लासरूम में। सिलेंड्रिकल तो आपने समझ ही लिया है। यस। आपकी कोई और क्लास है कि इसके बाद में? ओके, तो मैं ले सकती हूँ, एक्सटेंड कर सकती हूँ ना थोड़ा क्लास को।
ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लें। राइट हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? और ट्राई कीजिएगा, ये भी एक नई चीज़ होगी आपके लिए। ट्राई कर सकते हैं ना हम लोग। ट्राई कीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, नहीं तो कल की क्लास में बता देंगे कि किस तरह से सेंड होती है। फॉर नाउ थोड़ा सा क्विकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यू होगी? हमें ये पता स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या, ओके हम इसको लेकर चलते हैं मेरे से। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी? यू नो दिस इज़ आर, दिस इज़ आर, ये जो क्वांटिटी है दिस इज़ आर, इसका मैग्नीट्यूड है आर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज़ समथिंग, लेट्स से दिस इज़, मान लेते हैं इसको कुछ, क्या माने इसको हम, ये वाली लाइन को क्या माने? लेट्स से x1, हालांकि x1 नहीं माना चाहिए, r1 r1 मान लेते हैं। सो दिस इज़ यू नो, जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? r1 cos थीटा, है ना? एम आई राइट? अगर मुझे r1 पता होगा तो आई कैन राइट दिस इज r1 cos थीटा। व्हाट इज r1? द क्वेश्चन इज व्हाट इज r1? दिखाई दे रहा है ना आपको? कोई डाउट? r sin फाइव, राइट? किसी को भी कोई डाउट? इन्होंने कैसे बोला r1 इज इक्वल टू r sin फाइव? जल्दी से बोल दीजिए, टाइम नहीं है। कोई डाउट है किसी को या हम बढ़े? सही है? अगर सही है तो बोल दीजिए हाँ ठीक है। ये r sin फाइव आया है r1 की वैल्यू। यस मुझे सुनाई नहीं थी, आपने क्या बोला है अभी? ये वाला r1 cos थीटा, ये तो ठीक इसी तरह से था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल, ओके मैं वही बता रही हूँ जिस तरह से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गए थे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो होती है r। ये हमें पहले से पता है, ये जो P1 का प्रोजेक्शन है दिस इज़ r, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है, तो दिस इज़ r। हमें ये क्वांटिटी पता है कि ये क्वांटिटी क्या है, r। दिस इज़, दैट्स वाई वी कैन से दिस इज़ r cos थीटा। बट यहाँ पर हमें r नहीं पता है, ये जो क्वांटिटी है दिस विल नॉट बी इक्वल टू द r, ये r नहीं है। यहाँ पर r क्या है? स्फीयर की रेडियस r ये है, तो दिस इज़ नॉट r। तो हमें ये क्वांटिटी पता ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा दिस इज़ r1। लेट्स से दिस इज़ r1 है, अगर ये r1 है तो ये कितना हो जाएगा? r1 cos थीटा। मुझे नहीं पता कि r1 क्या है। r1 तो मुझे अभी किसी ने बताया कि क्या होगा, r sin फाइव, बिकॉज दिस इज़ r और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, हालांकि इन्होंने ये गलत डाला हुआ है इस तरह से, नहीं सही है, ओरिएंटेशन की बात है, दिस इज़ राइट। सो जो प्रोजेक्शन है ऑन जेड एक्सिस ऑफ दिस लाइन इज़ दिस, सो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज r cos फाइव जेड एक्सिस पे। अगर जेड एक्सिस पे ये डिस्टेंस r cos फाइव है तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा होगा दोनों के बीच में, दिस इज़ 90 डिग्री, दिखने में नहीं दिख रहा बट दिस इज़ 90 डिग्री।
सो 90 डिग्री के एंगल की वजह से इफ़ दिस इज़ आर cos फाई देन दिस इज़ आर साइन फाई। और अगर मैं एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन प्लॉट करूँ तो उस लाइन और जेड एक्सेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन होगी, क्या उसके बीच में और जेड एक्सेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता? हाँ, सो ये मैंने वही कहा कि मेरे लाइन ड्रॉ करने से आपको लगा होगा कि 90 डिग्री नहीं है, बट दिस इज़ 90 डिग्री। सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर कि हमारे पास R1 आ गया है R साइन फाई और हेयर इज एक्स इज, तो अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे पास है नहीं, यहाँ लिखी हुई है, आई थिंक नहीं है, होनी तो चाहिए थी, कहीं नहीं है। सो फाइनली यू नो कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स विल बी आर साइन फाई कॉस थीटा। सो एक्स विल बी इक्वल टू आर साइन फाई कॉस थीटा। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर साइन फाई साइन थीटा, आर साइन फाई आर साइन थीटा। और अगर हम जेड की बात करें तो जेड तो हमें सीधे सीधे ही मिल गया है, क्या मिल गया है? आर कॉस फाई। देखा तो क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। अब एक्स की वैल्यू ये हो गई है, वाई की वैल्यू वो हो गई है और जेड की वैल्यू ये है। सिमिलर प्रोसेस जो अभी हमने फॉलो की है यहाँ पर, ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा और जेड। वहाँ पर क्या है? आर थीटा एंड फाई। और डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको H1 H2 H3 जिस तरह से यहाँ मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक उसी तरह से वहाँ भी आपको करना है। सो ये डेरिवेशन आपको करना है खुद से और मुझे बताना है कि H1 H2 H3 की वैल्यू क्या आएगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और जब वैल्यूज़ आ जाएं तो आपको उसको यूज़ करना है कहाँ पर? ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल लैप्लासियन ऑपरेटर निकालने के लिए। और ये सारा असाइनमेंट आपको आज करके मुझे भेजना है, so that we can discuss in tomorrow's class.